गाइस CUT PG क्या है? पहले तो आना चाहिए कि CUT PG क्या है, हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। CUT PG NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू एक बनाई गई बॉडी है जो UG और PG के एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स कराती है। इसकी स्थापना 2022 में इसको बनाया गया था। तो 2024 में जुलाई में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2025 का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो वही लिखा है कि फुल फॉर्म क्या है, CUT है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि एक सभी लोगों के लिए एक सामान सा टेस्ट, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एक सामान सा टेस्ट है वो लेके आया है। और क्या होता है CUT PG की कुछ बेसिकली इन 6 पॉइंट के अंतर्गत हम समझेंगे CUT PG होता क्या है। पहला है व्हाट इज CUT PG क्या है, दूसरा कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तीसरा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है अगर हम तो, चौथा है सिलेबस कैसा होता है, और जो पांचवा पॉइंट है वो है कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी CUT PG में। एंड हाउ टू प्रिपेयर कि हम किस प्रकार से CUT PG एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें कि हम अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी इसमें ले सकें। आइए देखते हैं क्या है CUT PG 2022 में NTA के थ्रू बनाई गई एक बॉडी है जो NTA जो अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। MOE हो गई इसका नाम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले इसका मंत्रालय नाम कुछ और था। अब देखते हैं 2024 जुलाई में इसका एग्जाम हुआ था और 2025 में एग्जाम होगा। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बनाई गई एक बॉडी है। देखते हैं कौन कौन सी रिक्वायरमेंट बस इतनी सी कि आप जिससे ही मास्टर बैचलर्स कर रहे हैं, बैचलर्स का या तो आपका अपेयरिंग हो मतलब 3rd ईयर में हो, या बैचलर्स का आपका आखिरी सेमेस्टर हो तो आप इसको दे सकते हैं। और जो बैचलर्स कर चुके हैं वो भी इसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर बैचलर्स में गैप ले लिया है तो आप CUT PG नहीं दे सकते हैं। अगर आपका गैप है तो भी आप CUT PG का फॉर्म भर सकते हैं और एंट्रेंस दे सकते हैं अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस यूनिवर्सिटी को ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। CUT का एग्जाम पैटर्न 2023 में जो था अब चेंज हो चुका है। 2023 में एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चन आते थे, 75 क्वेश्चन आपके डोमेन के होते थे, तो 25 क्वेश्चन जनरल के होते थे, GK मैथ तमाम तरह के होते थे। तो 2023 में मतलब एग्जाम होने के बाद 2024 में इस पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। टोटल अब जो नया पैटर्न है उसमें आपके 75 क्वेश्चन होंगे और 75 क्वेश्चन आपके बेसिकली आपके सब्जेक्ट के ऊपर होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो उसके ऊपर होंगे। वो लिखा भी है कि ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जो आपके सब्जेक्ट है उसी नॉलेज के हिसाब से 75 क्वेश्चन होंगे। और CUT ने उनके लिए एक सिलेबस बना रखा है, साइट पे जाएंगे तो सिलेबस मिल जाएगा। और तीसरा है कि सारे क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं छोड़ना, माइनस मार्किंग नहीं है। कि आपका एग्ज़ाम 105 मिनट का है। 105 मिनट मतलब कि 1 घंटा 45 मिनट का आपका एग्ज़ाम है। 75 क्वेश्चन आपको समय में करने हैं और हर एक सही क्वेश्चन पे मतलब करेक्ट नंबर आपको, एक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलते हैं टोटल, और एक गलत होने पे आपको 1 नंबर काट दिया जाता है। और आइए देखते हैं कि अब कि कितने कितने डोमेन NTA ने CUT के बनाए हैं, किस डोमेन में कितने सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से वो डोमेन हैं। इसे लिखा है कि एडमिशन प्रोग्राम ऑफर बाय CUT PG 2025 NTA हैज डिसाइडेड कोर्स इनटू 6 डोमेन। मतलब NTA ने डिसाइड किया है कि 6 डोमेन, जो भी 6 आपको दिख रहे हैं, इन 6 डोमेन के अंतर्गत आपके सारे कोर्स होंगे और उसी डोमेन के अंतर्गत यूनिवर्सिटियाँ कितनी हैं हम लोग वो भी देखते हैं। जैसे पहला डोमेन हम लोगों का है साइंस, दूसरा है ह्यूमैनिटीज, तीसरा है कॉमर्स, चौथा है लैंग्वेज, 5वां आचार्य, नया लगेगा आप लोगों को आचार्य कैसे संस्कृत के कोर्स, और छठा है MTech और हायर साइंसेज। ये है आपके 6 डोमेन के थ्रू NTA अपना एंट्रेंस जिसमें जिसका इंटरेस्ट होता है उस डोमेन में जाता है। उस डोमेन में भी कुछ कोर्सेस और उस डोमेन की यूनिवर्सिटियाँ अलग अलग हैं। वो यूनिवर्सिटी देखते हैं किस डोमेन में कितनी यूनिवर्सिटी और किस डोमेन में कितने कोर्स हैं। देखते हैं कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इन ऑल डोमेन, मतलब पहला जो अपना साइंस जो एक डोमेन है, NTA ने 6 डोमेन बनाए हैं, 6 में से एक पिलर कह सकते हैं कि एक पिलर है साइंस। साइंस में 30 कोर्स है, यूनिवर्सिटी है 752 यूनिवर्सिटी कि इन कोर्स के अंदर भी आपको इतनी यूनिवर्सिटियाँ अवेलेबल हैं जिसमें आप अपना PG दे सकते हैं और PG के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में देखते हैं कोर्स है 26 और यूनिवर्सिटी है 407। इन 407 यूनिवर्सिटियों में आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो अपने अपने एंट्रेंस के हिसाब से होती वो सारी यूनिवर्सिटियाँ। तीसरा है कॉमर्स, कॉमन में कोर्स है आपके 22 यूनिवर्सिटियाँ हैं 631। इतनी यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हैं अपना एडमिशन, कोई साल बाद बताएगी। और लैंग्वेज में भी इतना है कि 41 कोर्स हैं और अब यूनिवर्सिटी 282 यूनिवर्सिटी है। आचार्य जो नया लग रहा होगा सबको सुनने में, 26 कोर्स है, यूनिवर्सिटी है 68। और जो अपना छठा स्तंभ कह सकते हैं डोमेन का है वो है MTech एंड हायर साइंसेस, उसमें कोर्स है 12 और यूनिवर्सिटी है 178। ये तो रहा CUT के बारे में जानकारी, PG के बारे में जानकारी। सारी बातें आपको बताई गई कि 75 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है और एक क्वेश्चन का सही होने पे 4 नंबर, गलत होने पर 1 नंबर कटता है। आइए आप बेसिकली जानकारी
बेसिकली बात करते हैं जो आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य, मतलब आज के वीडियो का मुख्य पार्ट जो हम लोगों का है, जो हम इसको यहाँ आप लोगों को बताने के लिए आए हैं, वो है अपना हिंदी CUT-PG जो लैंग्वेज के थ्रू आता है। इसका कोड है हिंदी LAQP02। उसके थ्रू हिंदी CUT-PG की तैयारी करने वाले लोग बहुत है। उन सभी लोगों के लिए आज वीडियो बनाई गई, किस प्रकार से आपको सिलेबस को डिकोड करना है, किस प्रकार से सिलेबस के किस पोर्शन से कितना पूछा जाता है, कितने प्रश्न आने की संभावना है, और किस पोर्शन को हम लोग आने वाले समय में कितनी क्लासों में ख़त्म कर सकते हैं, वो सारी बातें आज आइए हम आपको बताते हैं। जैसे पहला लिखा है कि हिंदी साहित्य का कालविभाजन और नामांकन। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आता है कि हर साहित्य का अपना अपना कालविभाजन होता है कि किस प्रकार से कौन से साहित्य किस पोर्शन में रखा गया है। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, नीतिकाल, तमाम लोगों ने हर आदिकाल को अलग अलग समय सीमा बताई है। किसी ने 1050, किसी ने 1300, किसी ने 950। तो वो सारी यहाँ बातें की गई किसने किस हिसाब से कौन सी समय सीमा बताई है और उसका उस काल का नाम क्या रखा है। जैसे आदिकाल का नाम किसी ने कुछ और दिया है, वीरगाथा काल दिया है, किसी ने सिंगर काल दिया है। वो सारी बातें यहाँ की जाएंगी। दूसरा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आदिकाल से आधुनिक काल तक। इसमें लिखा है कि प्रमुख रचनाकार रचनाएं। हिंदी साहित्य के इतिहास आपको जो अभी से 150 से लेकर के वर्तमान 2024-2025 आने वाला उस तक जितनी भी रचनाएं, जितना भी विकास हुआ वो सारा विकास हम लोगों को देखना है। बेसिकली आदिकाल, भक्तिकाल, नीतिकाल, आदिकाल को भी तमाम नामों बांटे गए, वो सारा भक्तिकाल को दो धाराओं में बांटा गया, उन 2 धाराओं में फिर से 2 धाराओं में बांटा गया, तो वो सारी जाकर नीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को तो नगेंद्र अलग ही व्याख्या कर देते हैं कि अलग से 4 भाग बांट देते हैं, बच्चे से 3 भागों में बांटते हैं, रामचंद्र शुक्ल नगेंद्र का ही मान लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। और आधुनिक काल में ही आपका जो भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिशील, योगवादी कविता, नई कविता, सठोती कविता, समकालीन कविता, वो सारी आपकी यही आ जाएगी। और जो पहला पोर्शन है हिंदी साहित्य कहते हैं, जो आपका पद के हिसाब से बटा हुआ व्याख्या है कि पद में पहले हम लोग ऐसा लिखते थे, वो सारी है। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि जो आपका तीसरा है हिंदी साहित्य की विविध विधाएं रचनाकार, ये हम लोगों को गद्य की टाइप में है। जो पद और गद्य दोनों में अंतर होता है। पद में लिखी जाती है कविताएं, वो गद्य में लिखी जाता है गद्य। जो आपका इसमें भी आप लोगों को देखना पड़ेगा वो उपन्यास का नाटक कब से होता है, कहानी पहली कौन सी है, निबंध पहला कौन सा है, आलोचना पहली किसकी मानी गई है। और अनगत विधाओं में आपकी तमाम चीज़ें, रिपोर्टार, तहरीर, ताक, सारे अनगत विधाओं में आते हैं। हिंदी साहित्य के इस पूरे सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही विधाएँ हैं, 2 ही टॉपिक हैं, एक पहला और दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की विविध विधाएं रचनाकार। इन दोनों पोर्शन से आपका 50% तक 60% आपका क्वेश्चन यहीं से आता है, पेपर यहीं से आता है। बाकी सारा अगर आप इन दोनों को पढ़ लें तो आपका 60% सिलेबस ऐसे ही कवर होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों को ही माना जाता है। तीसरा जो आपका चौथा देखते हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप, प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप और संचार माध्यम में हिंदी। ये दोनों टॉपिक हर किसी की समस्या होती है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बेसिकली अभी तक कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं है कि इसमें हमको कितना पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप आपको तमाम बुकें मिल जाएंगी, बहुत सारा सिलेबस मिल जाएगा, कितना हमको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये बात हम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी संचार माध्यम में हिंदी, ये दोनों टॉपिक जैसे इससे 20 क्वेश्चन आने की संभावना आते हैं। जैसे पिछली बार 14-15 क्वेश्चन इसमें आए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसी प्रकार 4 से 5 क्वेश्चन दोनों से आने की संभावना होती है। इन दोनों टॉपिकों में बहुत ज़्यादा बुक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा भ्रांति फैल रखी है, मतलब भ्रांति नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा फैल रखा है कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो ये दोनों टॉपिक हम आपको बताएंगे जो अभी तक NTA का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके हिसाब से, और जो भी तमाम एग्जामों में अगर ये दोनों टॉपिक आते हैं उन दोनों टॉपिक के हिसाब से, उनके क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को बताया जाएगा कि इन दोनों से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है। ऐसे जनसंचार माध्यम में हिंदी के लिखन का समाचार पत्र और हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, जैसे उद्यत मार्तन, कब समाचार पत्र आए हैं, किस किसने लिखे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो 1826 से लिखा चला आ रहा है, कितने लिखे होंगे अभी तक, सारे थोड़ी ना किसी को याद होते हैं। वैसे विज्ञापन में हिंदी, मतलब विज्ञापन जो आज के समय विज्ञापन मार्केट में चल रहा है, बहुत ज़्यादा विज्ञापन कहते हैं कि हर कहीं विज्ञापन से ढक दिया, तो वो विज्ञापन हिंदी में किस प्रकार से लिखे जाते हैं, वो सारी बातें। और अगला पॉइंट है रेडियो एवं टेलीविजन। रेडियो एवं टेलीविजन में हिंदी, रेडियो टेलीविजन आने के बाद से हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ है। एक और इसका पॉइंट देख सकते हैं कौन सा, कि रेडियो टेलीविजन आने के बाद हिंदी भाषी क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें कितना इन दोनों का विकास हुआ, कितने जल्दी इन्होंने मार्केट को ग्रैब किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब जो छठा पॉइंट है भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र मतलब संस्कृत आचार, जो अपने आचार भरत मुनि के हिसाब से काव्यशास्त्र माना जाता है, नाट्यशास्त्र को 5वां वेद माना जाता है, उसके हिसाब से भारतीय काव्यशास्त्र में कौन कौन से टॉपिक, सप्तशक्ति,
सब शक्ति के भी 3 भेद होते हैं। शब्द शक्ति मतलब कि आपने जो भी लिखा है, जो भी आप लिखते हैं, वो लिखने की कला किस प्रकार, उसमें कला में 3 भेद है। अभिधा, व्यंजना, रचना। अभिधा मतलब कितना अच्छा लिखा, व्यंजना मतलब कौन सी व्यंजना, लक्षण मतलब कौन सी लक्षण से आपने उसको लिखा है। वो सारी सब शक्ति ऐसी काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण मतलब काव्य को लिखने के लिए, काव्य का प्रयोग के लिए काव्य के कौन कौन से लक्षण होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़नी होंगी। और जो आखिरी है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण बहुत से लोगों की समस्या होती है कि सर व्याकरण हमको बहुत कठिन लगता है, क्योंकि व्याकरण में क्या पूछ ले कुछ भी। जब जैसे संधि है, संधि के जितनी भी संधि हैं आपको सारी संधि आनी चाहिए, सारी संधि के गुण आने चाहिए कि आप किस प्रकार से किस संधि को तोड़ सकते हैं। जैसे गुण संधि, आदि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, तो वो सारी संधि हम लोगों को तोड़नी आनी चाहिए। जब तक हम लोग को तोड़नी नहीं आएगी तो हम लोग 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, 10 में से मुश्किल है 4 से 5 ही करके आ सकते हैं, क्योंकि संधि तोड़ना रट तो हम लोग संधि कर सकते नहीं है, बहुत ज़्यादा संधियाँ होती है। तो वो रूल्स और नियम हम लोगों को सीखने होंगे, ऐसे सीखने होंगे वो नियम एक बार यहीं पढ़ने के बाद आपको ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। इस प्रकार से पढ़ाने की हम लोग, हमारी और हमारी पूरी बेस्ट कोचिंग की टीम की पहल है। और दूसरा है समास। समास कितने समास होते हैं, बहुब्री समास कौन सा है, अग्नि समास कब है, तो वो सारे समास को हम लोगों को आना चाहिए। उनके रूल्स किस शब्द में कौन सा समास हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। समास, काल, विभाजन, कितने हिंदी में काल होते हैं, वाक्य विन्यास, ये सारा आपका सिलेबस अगर देखा जाए बेसिकली पूरा हिंदी साहित्य के सिलेबस में 2 ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के विविध विधाएं रचनाकार, दोनों ही बहुत बड़े हैं। अगर देखा जाए तो आप विस्तार से इन लोगों को पढ़ेंगे तो कम से कम आपको एक ही टॉपिक को पढ़ने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग सकता है। एक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में आपको इतना समय लग जाएगा, तो इतना ही समय आपको हिंदी साहित्य की विविध विधाएं रचनाकार को पढ़ने में लग सकता है। लेकिन जितना भी ये पूरा सिलेबस है, मेरा जो एनालिसिस है कि इस पूरे सिलेबस को हम लोग 1.5 महीने के अंदर खत्म कर देंगे, और 1.5 महीने के बाद इस सिलेबस की जितनी रचनाएं, जितने प्रमुख रचनाकार हैं, सबकी रचनाओं, रचनाओं का और प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों का हम लोग डिटेल एनालिसिस यहाँ किया जाएगा। मतलब प्रैक्टिस की जाएगी, जिससे जितना प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा हम लोगों को, मतलब एक कहावत है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपनी नज़रों के सामने से निकालेंगे ना, उतना आप लोगों को बेनिफिट होगा। और अब देखते हैं कि इस पूरे साहित्य को लेकर के कौन कौन सी बुक बेस्ट है पढ़ने के लिए, कौन कौन सी बुक बेस्ट नहीं है, वो सारी बुकों के ऊपर बात करते हैं। आइए, जो भी ये कुछ बुक है, सारे मतलब जो भी लोग बैचलर्स कर रहे हैं हिंदी से, उन्होंने बैचलर्स किया, बी ऑनर्स हिंदी किया है, वो लोग सारी बुकों से परिचित हो गए। यहाँ की कोई नई बुक नहीं है ऐसी कि सर कुछ अलग बता देंगे। वही बुक है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी भी होगी, पहले नाम सुना भी होगा, वही बुक है, वही हम भी बताएंगे। और हो सकता है कि आपका पढ़ने का अप्रोच कुछ अलग रहा हो, और हम जब यहाँ पढ़ाएं तो कुछ अलग अप्रोच मिले आपको। तो हर कोई इसको रिकमेंड करता है, जब भी कोई हिंदी से तैयारी करता है, बोला जाता है कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर आचार्य रामचंद्र सिंह को पढ़ लीजिए, पहले आपकी बेसिक समझ बन जाएगी। अच्छी बात है, बेसिक समझ बचती है, लेकिन अगर आप CUT PG को लेकर के ध्यान में पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले पढ़िए आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, क्योंकि विश्वनाथ त्रिपाठी सर की 1983 में प्रकाशन बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप लोगों को हिंदी साहित्य का बेसिकली समझ हो जाएगी, किस प्रकार से हिंदी साहित्य में विकास हुआ है, किस प्रकार से हिंदी साहित्य में पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हिंदी साहित्य को समझने के लिए सबसे अच्छी बुक दिख जाएगी, आपके दिमाग में माइंड बन जाएगा, एक रफली ढांचा बन जाएगा किस प्रकार से हमको साहित्य को पढ़ना है, कौन सी रचना पहले है, कौन सा काल पहले, कौन से काल में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, वो सारी प्रवृत्तियाँ बताने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसको पढ़ने के बाद फिर एक और हिंदी की बुक आती है जो अच्छी बनी है, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, 1973 में बुक प्रकाशित हुई थी। और भी बुक है, आप इन सबको पढ़ने के बाद इसको पढ़ें। इसमें भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि अब जब आप रामचंद्र स्कूल को पढ़ते थे, उन्होंने छायावाद में महादेवी वर्मा तक ही दिया है वर्णन। उसके बाद कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी मतलब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, कि हिंदी की बहुत ज़्यादा ख्याति हुई, नुकसान हुआ। तो उसके बाद का अच्छा वर्णन हिंदी साहित्य का डॉक्टर नगेंद्र में मिलता है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक काल को अपने ही हिसाब से बांट रखा था सारे कालों में। तो महादेवी वर्मा के बाद से लेकर के नई कविता 1960-1970 के दशक तक इसमें दे रखा है देखने के लिए। 1943 तक महादेवी वर्मा तक, छायावाद के काल तक, जो त्रियंत्री कहा जाता है, ब्रह्मविष्णु महेश, जो चतुर्दंती महादेवी वर्मा जो छायावाद में एकमात्र फेमस राइटर है, उन तक उन्होंने लिखा है। उसके बाद का इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास में। और इन सब को पढ़ने के बाद जो हम लोग एक मांग होती है कि सर कुछ ऐसा दे दीजिए कि जिससे क्वेश्चन आते हो, जिसको पढ़ने का बंद एक समझ हो हम लोग। तो वो समझ के लिए हम लोगों के पास होता है हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। इस बुक में वन लाइनर बहुत अच्छे से डिटेल सब कुछ दे रखा है। हिंदी साहित्य का विकास से, नामांकन से, काल वायन से, हर काल की विकृतियाँ कौन सी हैं, हर काल के कौन कौन से राइटर हैं, कौन कौन से राइटर की रचनाएं प्रमुख कौन कौन सी है, वो सारी बातें
इसमें दे रखा है, क्योंकि इन सबको पढ़ने के बाद जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। एक वन लाइनर जो हम लोग जैसे लूसेंट आती है, लूसेंट की तरह ही इसमें दे रखा सब कुछ। इतना सब कुछ हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, और फिर भी आप चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए कि और कहाँ से देखा जाए, तो एक और बुक है दृष्टि की, आप लोगों को दिख रही होगी पीछे, दृष्टि NTA UGC लिखा है, नेट JRF हिंदी साहित्य नवीन परीक्षा प्रणाली पाठन। यह है कि सारे CUT PG जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सारी यूनिवर्सिटी के लिए कराती है। और इसमें बेसिकली अगर देखा जाए इसमें कुछ नहीं है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास जो भी इनका इम्पोर्टेंट पोर्सन है वो सारा इम्पोर्टेंट नोट्स आपको दृष्टि में मिल जाएगा। दृष्टि में कुछ और भी है, जैसे रचनाकार है, अगर कोई रचना तो उसका रचनाकार के बारे में अच्छे से डिटेल दे रखी है, व्याख्या भी दे रखी है। इन सबको पढ़ने के बाद हम इसको सेशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपको पढ़नी चाहिए कोई हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। अगर आप CUT PG का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने इससे पहले हिंदी नहीं पढ़ी है तो एक काव्यशास्त्र का जो हम लोगों का टॉपिक था छठा, उस टॉपिक के लिए कोई सी बुक इंपोर्टेंट है बता देते हैं। इस तरह की भारतीय काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र को समझना है, हम भी पढ़ाएंगे तो भी अच्छे समझ आएगा। अगर आपको बुक से पढ़ना है वो दे रखा है काव्यशास्त्र डॉक्टर भागीरथी मिश्र से, बहुत अच्छे से उन्होंने काव्यशास्त्र को बताया है कि भारतीय काव्यशास्त्र भारतीय परंपरा में कैसे संस्कृत का विख्यान हुआ है, वो सारी बात यहाँ बताई गई। अब एक टॉपिक और रहते हैं, बता देते हैं आपको 2 किताब उसके बारे में, और हिंदी व्याकरण संधि समास कालवार है। हिंदी व्याकरण के ऊपर कौन सी बुक है कौन सी नहीं है इसी, और तो हर कोई पूछता है कि सर हिंदी भाषा है, हिंदी व्याकरण के बारे में आपने बुक नहीं बताई, तो बता देते हैं कि हिंदी व्याकरण के लिए 2 बुक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं लगी है, लोग सर्च करेंगे गूगल पर। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदी भाषा और विज्ञान बोरला तिवारी, और हिंदी भाषा की करके आते हैं डॉक्टर हरदेव बाबू। इन दोनों की बुक बहुत सफिशिएंट है भाषा विज्ञान को लेकर के समझ के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन इतना ही कहूँगा कि जब हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप लोगों को कोई भी बुक की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाएंगे इन सारी बुकों का निचोड़ ही उसमें होगा। वो निचोड़ इस तरीके से हम लोग आप लोगों के सामने लेकर के आना चाहेंगे कि एक इस पूरे सिलेबस को ध्यान में नजर रखते हुए पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास को, और हिंदी में आपकी दृष्टि को एक नई दिशा देने के लिए, आपकी सोच को एक नई दिशा देने के लिए हम सभी और हमारी पूरी टीम, मैं मतलब हिंदी साहित्य और जो भी टीम है वो पूरी टीम पूरे सिलेबस को, जो भी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट पे एक नई दिशा देने के लिए आप लोगों के सामने हम लोग आए हैं। एक नई पहल है, आइए आप सब लोग भी जुड़िए, और बहुत जल्द हम लोग यहाँ हिंदी साहित्य CUT PG का कोर्स बैच लाने वाले हैं, वो बैच के थ्रू हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। ये थी कुछ स्ट्रेटजी। और अब बात करते हैं कि आप लोगों को CUT PG क्या है और हिंदी साहित्य कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, जानकारी आपको मिली गई है। तो अब आखिरी कुछ आप लोगों के लिए लाने हैं, जो क्योंकि हम लोगों की हिंदी साहित्य वालों की एक रुचि होती है, रुचि तो हर किसी की होती है आजकल, कविता पढ़ने में, कहानी पढ़ने में, हम लोग मोटिवेशन देने में। तो वही 2 लाइनें आप लोगों के सामने छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। तो सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने वीडियो देखी, और आइए बेस्ट कोचिंग पे एक बार आकर के देखिए कि हम लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं। आप लोगों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे, और CUT PG ही नहीं, हर जगह CUT UG में, PG, नेट JRF में हम लोग एक आप लोगों को नई अप्रोच देने के लिए आए हैं। और किस प्रकार से CUT में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न अभी नहीं लगाया है। जब भी अगली वीडियो आएगी तो उस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार से उस क्वेश्चन को हम लोगों को टैकल करना है, अप्रोच करना है। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को से उम्मीद है कि बेस्ट कोचिंग को आकर के अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।